एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगीं। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबियत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। पारो के बयान में कोई शकम नहीं था। हालात उतने ही नाजुक थे जितने पारो ने महसूस किए थे। दोपहर हो गई थी। दोपहर तो उस वक़्त से थी जब से वो आई थी। अपनी ज़िंदगी में तो कभी कभी सुबह होती थी। शांत महल, रियासत राजेपुर के शाही मेहमानों की क़यामगाह शांत महल, मेरे ज़हन में यही नाम गूंजता रहा। शांत महल को आग लगा दी जाए। मैं विनेश को तलाश करता हुआ दूर निकल गया, हालांकि वो शारदा के पास था। शारदा आज खासी शादाब नज़र आ रही थी। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैंने विनेश को इशारा करके उठने का इरादा किया, मगर सोच कर रह गया। फिर मुझे उस वक़्त तक वहाँ रुकना पड़ा जब तक विनेश खुद ना उठ गया। मेरे लिए अपनी वहशत छुपाना मुश्किल हो रहा था। सुरेश चंद्र की मौत के बाद विनेश के बाजू मबहूल हो गए थे। ना उसकी चाल में वो तेज़ी थी, ना बात में वो तंतना। मैंने मौका देखकर उसे मशवरा दिया कि वह हाई कमान के अफसरों को फ़ोन करे कि वह आज रात उनसे मुलाकात करना का ख्वाहिशमंद है। विनेश उसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन छावनी में गिरफ्तार मुलाजमों और दूसरे सियासी अमूर का वास्ता देकर मैंने उसे मजबूर कर ही दिया। विनेश ने फ़ोन किया। हाई कमान के अफसरों ने उसे शाम के 7 बजे मुलाकात का वक़्त दिया। विनेश की ज़ुबानी वक़्त का जिक्र सुनकर मैंने विनेश की चुटकी ली और उसके कान में 9 बजे कहा। विनेश ने वक़्त बदल दिया। इशाया के बाद कोई रात के 9 बजे कैसा रहेगा? विनेश ने शाइस्तगी से कहा। अफसरों ने आमादगी ज़ाहिर कर दी। 9 बजे ही क्यों? फ़ोन रख कर उसने मुझसे पूछा। 9 बजे अंधेरा गहरा हो जाता है। आपके वहाँ जाने से कम लोगों को इतला होगी और तुम भी मेरे साथ चलना। मैं आपके साथ ही हूँगा, मादी तौर पर ना सही, रूहानी तौर पर सही, मैंने ज़ोर देकर कहा। अब जी कुछ नहीं चाहता, वह उदासी से बोला। जी मारना पड़ेगा विनेश बाबू, मेरी खातर जी लगाइए, वरना किसी दिन अपनी खबर भी मिल जाएगी। आपके सर पर बड़ी जिम्मेदारी है। तुम भी ऐसी बातें करने लगे। वो गर्दन झटक कर बोला। क्या करूं? जो लम्हे मिल रहे हैं मैं समझता हूं कि वो इत्तेफाक हैं। हम तो यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कुछ देर में क्या हो जाए। अब यकीन उठता जा रहा है और हमें तैयार रहना चाहिए। तुम्हारा भी वही हाल हो गया है। इतनी शिकस्ता बातें तुमने पहले कभी नहीं की थी। मकान ही गिरने लगा। हम तुमसे ना कहते थे कहीं दूर चले चलो, अब सच कहते थे, मैं नज़रें झुकाकर बोला। रात के 8 बजे तक मैं बेहद मसरूफ़ रहा। मैंने जहानी महेश चंद्र का लिबास पहना, चश्मा लगाया और ये सब काम मैंने विनेश से छुप कर किया। आईना देखकर मैंने अपनी नई वज़ाकता की तस्दीक कर ली। इस लिबास पर मैंने एक नीली ऊनी चादर जिस्म पर लपेटी और बाथरूम के कभी रास्ते से गुजर कर बिजली के उस पोल का रुख किया जो विनेश के महल में आता था। मुझे खुद को ज़्यादा देर तक छुपाए रखने की जहमत नहीं करनी पड़ी। ऊपर नीचे की दोनों तारों पर मैंने एक मौजू जगह ठहर कर रेशम की डोरी फेंकी। दोनों तार छू गई और बिजली का झमाका हुआ। फूल जड़ियाँ छूटीं और पूरे का पूरा भवन तारीकी में डूब गया। मैंने जल्दी से डोरी खींची और भागता हुआ गैराज में दाखिल हो गया। विनेश की लंबी गाड़ी खड़ी थी। प्रोग्राम के मुताबिक ड्राइवर वहाँ मौजूद था। मुझे देखकर वह मुस्कुराया और मैंने उसके हाथों में नोटों की एक बड़ी गुड्डी थमा दी। उसने झुककर मेरे पैर पकड़ लिए। साधुओं ने जब छावनी के दरवाजे पर मेरे पैर पकड़े थे तो उसका चश्मदीद गवाह था। उसे ख़रीदने और एतमाद में लेने के सिवा कोई चाराकार नहीं था। मैं डिक्की में छुप सकता था और विनेश को हदायत कर सकता था कि वो खुद ही गाड़ी ड्राइवर करे, मगर मामला बड़े खतरे को छोटे खतरे पर तरजीह देने का था। ड्राइवर ने मुझे डिक्की में ठोंस दिया। 8:30 बजे के करीब गाड़ी गैराज से रवाना हुई और विनेश को लेने से पहले पोर्च में ठहरी। फिर चंद लम्हों तक सदर दरवाजे पर रुकी। फिर कोई 10-15 मिनट की मसाफत के बाद आहिस्ता आहिस्ता चलती और रुकती हुई एक जगह ठहर गई। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। गाड़ी फिर चल पड़ी और सिर्फ चंद लम्हे चलकर रुक गई। ड्राइवर ने पोर्च से लाकर कुछ दूर गाड़ी खड़ी की होगी। मुझे कुछ इंतज़ार करना पड़ा।
यही कोई 2-3 मिनट। डिक्की का हैंडल घुमाने का खटका हुआ तो मैंने गर्दन उठाकर देखा। ड्राइवर मुझे इशारा कर रहा था कि जिस जगह गाड़ी खड़ी की गई थी वहाँ मेरी मंशा के मुताबिक अंधेरा था। मैं उतर कर करीब की झाड़ी में लपक गया और जल्द ही मैंने पेचाप चलते हुए गाड़ी से कुछ ही फासले पर एक निस्बतन महफूज जगह पैर फैला लिए। यहाँ किसी के आने का अंदेशा नहीं था। ड्राइवर बाहर निगाहबानी कर रहा था। विनिश की वापसी में अच्छी खासी देर लग गई, कोई 2 घंटे तक झाड़ियों के मच्छरों और कीड़ों मकोड़ों की मैयत में बैठने से मेरी आधी जान निकल गई। फिर किसी संतरी ने आकर विनिश के ड्राइवर को आवाज़ दी। गाड़ी चली और साथ ही मेरा दिल भी चला। गाड़ी जाने के 2 घंटे बाद यानी ठीक 1 बजे जब शांत महल की बड़ी रोशनियां बुझा दी गईं और फिजा में हर सिमत ख्वाब नाकी घुल गई थी, मैंने सर उठाया। पारो ने मुझे शांत महल का तफसीली नक्शा समझा दिया था। ये दूधिया रंग की सफ़ेद पत्थर से बनी हुई एक मंजिला हसीन इमारत थी। एक बड़ा सब्ज़ाजार बाग, चौकीदारों और मुलाजमों के क्वार्टर। किसी अंग्रेज़ नक्शा साज ने बड़ी दिल से नक्शा खींचा था। इमारत में दाखिल होती ही बदकिस्मती से पहले मरहले पर एक संतरी ने मेरी आहट महसूस कर ली। वो इधर बुदका और मैं उधर उछला और उसकी मौजूदगी और बेदारी मेरे लिए परेशानी का सबब बन सकती थी। जीने के नीचे की जगह खड़े होकर मैंने पिस्तौल के दस्ते से दीवार ठोकी और वो उसी जन्म लपका। उसकी मौत इस वक्त लिखी थी और उसके सामने आने की देर थी। मेरा निशाना पारो जैसा नहीं था और मैंने उसे जीने के नीचे ही खींच लिया। वो अंग्रेज़ पहरेदार था और मैंने हाथ बढ़ाकर स्विच बंद कर दिया। पहली मंजिल पर कमरों के दरमियान पचीदा रास्ते बने हुए थे। यहाँ सभी दरवाजे, सभी कमरे एक जैसे थे। मुझे अपने मतलूबा कमरों की तलाश में दुश्वारी पेश आई। वो तीनों बराबर के कमरों में होंगे और वहाँ संतरियों का पहरा ज़रूर होगा। किचन का कुछ हिस्सा भी होगा और किचन में बावर्ची जाग रहा होगा। मैं फूंक कर कदम उठाता हुआ एक रोशन गली में दाखिल हो गया। उसे गली ही कहा जा सकता था। वहाँ एक नहीं 2 संतरी मौजूद थे और दोनों इस तरह बैठे हुए थे कि उनका निशाना आसानी से नहीं लिया जा सकता था। एक मरता तो दूसरा शोर मचा देता। वो दोनों आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। उनका रुख महराबदार दरीचे से निचली मंजिल की जानब था। एक ही तरकीब मेरी समझ में आई और मैंने एक जिस्त लगाई। वो बिजली की तरह चमके, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर ठठक गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके करीब पहुंच गया और मैंने धीमी आवाज़ में उन्हें हुक्म दिया, अपने हथियार फर्श पर रख दो और मुझे नीचे जाने का रास्ता दो। ये उनके लिए एक दिलचस्प हुक्म था। उन्होंने एक तरफ इशारा किया और मैंने कहा, नहीं, साथ चलो, जल्दी करो। कुछ पिस्तौल के ऊपर चढ़ा हुआ खोल, कुछ मेरे तेवर देखकर उन्होंने बेचूनो चिराग तामील की। वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे चलता रहा। चंद कदम बाद ही एक ने फुर्ती दिखाने की कोशिश की और मैंने उसे पलटने का मौका नहीं दिया। दूसरे ने ये देखकर हाथ उठा लिए कि मैंने उसे हुक्म दिया और वह अपने साथी की लाश खींचे। उसके अवसान खता हो गए थे। उससे ये छोटा सा काम भी नहीं हुआ और मैंने उसको भी निशाना पर ले लिया। कालीन पर खून बिखर गया था। ये अच्छी अलामत नहीं थी। बहरहाल मैंने उन दोनों को वहीं छोड़ा। मेरा ख्याल था कि मैं उन दोनों को किसी मुनासिब जगह एक साथ छुपा दूंगा। नीचे ले जाने के हुक्म का मकसद ये नहीं था कि नीचे जाना ही था, बल्कि किसी मौजू जगह की तलाश थी। मगर वो पहले ही मरना चाहते थे। एक कमरे में हल्की रोशनी हो रही थी और मैंने बटन दबा दिया। कुछ देर बाद अंदर से एक भारी भरकम आवाज़ आई, कौन है? मैंने दोबारा बटन दबाया और पहले किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ आई, फिर चटकनी खुलने की। दरवाज़ा अभी पूरा खुलने भी ना पाया था कि मैं एक झटके से अंदर दाखिल हुआ। वो मुअम्मर से संजीदा और पुरवकार शख्स बुखला गया। क्या चाहते हो? कौन हो? कर्नल, मैंने उसका नाम पूछने के लिए पिस्तौल घुमाया। कर्नल माइकल, कर्नल मक्की, और उसने नफीद अंग्रेज़ी में कहा, कर्नल मक्की, तुम एक तजर्बाकार शख्स हो। मुझे अफसोस है कि तुमसे इस अंदाज में मुलाकात करनी पड़ी, वरना मैं तुम्हारे पास आकर कुछ सीखने की दरख्वास्त करता। ये हालात की सितम ज़रीफ़ी है कि मुझ जैसे सादतमंद शख्स को इस तरह अपने बुज़ुर्गों से मुखातब होना पड़ रहा है। अज़राह नवाज़िश, वो फ़ाइल मेरे हवाले कर दो जो तुमने खंडर में होने वाली वारदात पर मरतब की है और जो सिर्फ़ तुम्हारे पास है। मुझे मालूम है कि तुम तीनों हजरात ने इस मामले में छावनी के अहदेदारों पर भी एतबार नहीं किया। वक़्त कम है, तकरार का वक़्त नहीं है। का फ़ाइल किसी ताख़ीर के बगैर मेरे हवाले कर दो। वो मेरे पास नहीं है, उसने बुर्दबारी से कहा। फिर किसके पास है? कर्नल ली के पास है और वही हमारे वफद का सरबराह है।
मगर नौजवान, वो इतनी अहम फ़ाइल तुम्हारे हवाले नहीं करेगा। तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो। उसे हासिल किए बगैर मेरा वापस जाना बेकार है। मैं तुम्हारे कई संतरियों को मारता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। कर्नल निक हथियारों को खूब पहचानता होगा। कर्नल मक्की, अगर तुम्हारे पास फ़ाइल मौजूद है तो फ़ौरन मेरे हवाले कर दो। बसूरत देगर तुम्हें एक अजनबी ज़मीन में दफन होना पड़ेगा। ओह नौजवान, वो खुश मजाजी से बोला, क्या हम थोड़ी देर बैठकर बात नहीं कर सकते? क्या ख्याल है अगर विस्की का एक पैग मैं तुम्हारी खिदमत में पेश करूं ताकि तुम्हारे औसान ठिकाने आ जाएं? मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं तुम्हारी पेशकश ज़रूर कबूल करता। नौजवान, तुम एक वजी, बहादुर और जुरातमंद आदमी हो। मुझे यकीन है कि ज़हीन भी होगे। ज़हानत तुम्हारी आंखों से झलकती है। बिलाशुबा तुम इस हथियार से काम लेकर हाई कमान के उन 3 आला अफसरों को ख़त्म कर सकते हो और किसी कदर अपना मकसूद भी हासिल कर सकते हो। मगर तुम्हारा ये अमल रियासत राजेपुर की बर्बादी का पेश खैमा साबित होगा। क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुमसे बहस करने और कायल होने के लिए आया हूँ? कर्नल, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी वापसी किस अमर से मशरूत है तुम बखूबी जानते हो। फ़ाइल निकालो, अलमारियां खोलो। और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कर्नल ने टाल मटोल की और एक ही जगह इतना वक्त ज़ाया नहीं किया जा सकता था और वो देखता रह गया। जब मेरी पिस्तौल से चिंगारी बरामद हुई और मैंने उसका बैग देखा, तमाम अलमारियां और खुफिया जगह देख डाली। कर्नल मक्की ने सच कहा था कि उसके कमरे से चंद कागजात के सिवा कोई ख़ास चीज़ बरामद नहीं हुई। मैंने दरवाज़ा खुला रखा और दोनों मकतूल संतरियों को खींचकर कर्नल के कमरे में ठोंसा। फिर कमरों के आगे गली जैसे रास्ते में बिछा हुआ कालीन जैसे तैसे लपेट कर मैंने दूसरे दरवाजे की घंटी बजाई। कर्नल निक ने अपने आजहानी साथी की तरह दरवाज़ा खोला। वो एक दुरुस्त मजाज, सख्त चेहरे और गहरी आंखों वाला शख्स था। वो लंबे स्लीपिंग गाउन में भी कर्नल मालूम होता था। वह पिस्तौल खातर में नहीं लाया। वह हिंदुस्तान में अंग्रेज़ इक़्तिदार और उसके जाहो अज़मत, रोब और दबदबे का जिक्र तमतराक से करता रहा। उसने मुझे फ़ाइल नहीं दी, गोली को पसंद किया और यहाँ मुझे ज़्यादा देर ठहरना पड़ा। एक फ़ाइल नहीं, कई फ़ाइलें मौजूद थी। मैं गैर ज़रूरी चीज़ें आतिशदान में डालता और कर्नल के सिगार लाइटर से उन्हें धुआं करता रहा। कमरे में धुआं फैल गया और मेरे पास 3 फ़ाइलें मौजूद थीं। तीसरे कमरे में कर्नल हैरी सबसे ज़्यादा महज़ब साबित हुआ और उसने अपने तमाम कागजात खुद ब खुद मेरे हवाले कर दिए और मैंने उससे गुजारिश की कि वो आईजी मेहता को फ़ोन करके पुलिस अफसर टेलर को अपनी फिल फौर तलब करे और अगर वो कहीं करीब मौजूद ना हो तो दूसरे अफसान ठाकर या जयपाल को भेज दिया जाए। उससे हचकचाहट हुई और मैंने उसे हुक्म दिया कि वह बराबर के कमरे में कर्नल मक्की से रब्ता कायम करके इजाज़त हासिल कर ले। मेरी इस पेशकश से वह हैरान हुआ, ताहम उसने घबराहट में नंबर डायल किया। उसके कमरे में घंटी बज रही है। कर्नल मक्की गहरी नींद सो रहा है और उसने डूबती हुई आवाज़ में कहा, बहुत गहरी नींद, वो अब कभी नहीं उठेगा। कर्नल हैरी और मैं उन दोनों को सुलाकर तुम्हारे पास आया हूँ। जल्दी से फ़ोन करो, पहले टेलर का पता मालूम करो। मुमकिन है कि वो बड़ी हवेली में मौजूद हो या अपने घर में हो। अगर दस्तयाब ना हो सके तो किसी दूसरे अफसर को बुला लो, मजबूरी में उसे भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा। कर्नल ने फिर ताख़ीर की। पिस्तौल की नाल उसकी बाएं कान पर लगी हुई थी। मैंने आईजी का नंबर डायल किया। टेलर वहाँ मौजूद नहीं था। पूछा गया कि वह इस वक्त कहाँ होगा। हाई कमान के कर्नल हैरी का फ़ोन था, लिहाजा एक लम्हे में जवाब दे दिया गया। कहीं गया कि उसे फ़ौरन शांतमल भेजो और अगर वह 10 मिनट के अंदर अंदर ना आ सके तो इंस्पेक्टर ठाकुर या जयपाल को उधर भेजा जाए। इट इज़ मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, कर्नल हैरी ने आईजी से कहा। बेहतर है कि टेलर ही को फराहम करके भेजा जाए। आईजी मेहता ने कहा होगा कि सरकार मैं आ जाऊं। कर्नल ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हें जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, टेलर से काम निकल जाएगा। मैं हैरी के पास बैठा उसकी सूरत तकता रहा। हैरी ने मेरी मिन्नतें शुरू कर दी। कर्नल में भी क्या फ़र्क होता है। 5 मिनट बाद ही आईजी मेहता का फ़ोन आया और मैंने पिस्तौल फिर हैरी के सर पर तान लिया और फ़ोन की आवाज़ सुनने की कोशिश की। आईजी मेहता बता रहा था कि पुलिस अफसर टेलर 15 मिनट की मुद्दत में शांत महल पहुंच रहा है। कर्नल हैरी ने रस्मी शुक्रिया अदा करके फ़ोन बंद कर दिया और फिर मेरे हुक्म पर शांत महल के गेट पर फ़ोन किया। टेलर आ रहा है, उसे किसी रोक टोक के बगैर ऊपर मेरे कमरे में भेज दिया जाए। कर्नल पूरी तरह मेरी गिरफ्त में था और मैंने उसे बातों में लगाए रखने के लिए इंग्लिस्तान में औरतों की आज़ादी के सिलसिले में हैरत का इजहार किया।
इस मौके पर यह मौजू उसे सख्त नागवार गुजरा। फिर भी उसने इंग्लिस्तान में उभरने वाली आज़ादी नस्वां की तारीखों पर उचटती हुई रोशनी डाली। 15 की बजाय 25 मिनट गुजर गए। मुझे खदशा लाक हुआ कि टेलर ने कहीं रास्ते में खुदकुशी न कर ली। इतनी रात को टेलर की शांत महल में तलबी पर वो कांप गया होगा। उससे तो गाड़ी भी ना चलाई गई होगी। अगर टेलर ना आया और मैंने अपने आप को मलामत की तो राजेपुर की इतनी पुलिस अफसरों में किसी को भी तलब किया जा सकता था। आईजी मेहता भी सर के बल आता, बल्कि कुछ ज़्यादा न्याज़मंदाना आता। आधे घंटे बाद घंटी गुनगुनाई। कर्नल हैरी ने नौजवान की तरह उछलकर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ना चाहा। मैंने उसका हाथ थाम कर उसे तहम्मुल की तलकीन की। कर्नल ने दरवाज़ा खोला। मैं उसकी पुश्त पर खड़ा था। टेलर के सलूट करने की आवाज़ आई और कर्नल ने उसे अंदर आने का इशारा किया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और जैसे ही मुझ पर टेलर की नज़र पड़ी वह सरतापा लर्ज़ गया। तुम? उसकी आंखें फट गईं। मैंने इस बात में सर हिलाया। कर्नल ने खुश अखलाकी के साथ हम दोनों से बैठ जाने की दरख्वास्त की। मुअज़्ज़ज़ नौजवानों, क्या हम इत्मीनान से बात नहीं कर सकते? तुम्हारा वक्त गुजर गया है। मैंने उसे फिर कुछ कहने की मोहलत नहीं दी। वो मुंह के बल फर्श पर गिरा। टेलर का चेहरा दहशत से जर्द हो गया। टेलर, मैंने तुम्हें खास काम से यहाँ बुलाया है। रास्ते भर तुम परेशान रहे होगे कि अचानक तलबी का मकसद क्या है। मुझे बाहर जाने का रास्ता चाहिए। इसमें तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं। कर्नल हैरी ने आईजी मेहता को फ़ोन किया था। आईजी मेहता ने तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा होगा। तुम बेकसूर हो और तुम कह सकते हो कि जब तुम यहाँ दाखिल हुए कमरे में कर्नल हैरी की लाश पड़ी थी और मेरे हाथ में पिस्तौल था। कर्नल हैरी ने आधे घंटे पहले गेट पर पहरेदारों को मतला किया था कि तुम आ रहे हो और तुम्हें किसी रोक टोक के बगैर अंदर आने दिया जाए। मैंने तुम्हारी दफा के लिए पूरा इंतज़ाम कर रखा है। वाक़यात की तह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। कर्नल हैरी अपने कर्नलों की मौत देखकर मुझे पिस्तौल और ब्रादर मुजरम से मुफाहमत करने के लिए मजबूर हो गया। तुम्हारे पास भी कोई चारा नहीं था और तुमने भी मजबूरन यही किया। आईजी मेहता और गेट के पहरेदार इस बात के शाहिद हैं कि आधी रात गुजरने के बाद कर्नल हैरी ने तुम्हें तलब किया था। 2 कर्नलों और संतरियों की मौत तुम्हारी आमद से पहले हुई थी। ये बात आसानी से मालूम की जा सकती है। तुम कतई महफूज हो। बस तुम्हारा काम यह है कि तुम मुझे मेरी मतलूबा जगह पहुंचा दो। ये काम मैं खुद भी कर सकता हूं और मैं तुम्हें ख़त्म करके तुम्हारा कोट, तुम्हारे ये तमगे और हैट सजाकर बाहर जा सकता हूं। गेट पर कोई मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे अपने निशाने में भी कमाल है। किसी ने मज़ाहमत की तो मेरे पास गोलियों की कमी नहीं। गेट पर 4-6 पहरेदारों से ज़्यादा नफरी नहीं होगी। पिस्तौल भी बेआवाज़ है। और मैं तुम्हें यह बताऊं कि मुझसे तुम्हारे नाम रानी पारो ने लिया था। उन्होंने कहा था कि मुश्किल वक्त में तुम्हें जहमत दे सकता हूं। रानी पारो तुम पर बेहद एतमाद करती हैं। मुझ पर भी वो बड़ी मेहरबान हैं। तुम्हारे भूण में ना आने की वजह से वो बहुत परेशान थी। बार बार पूछती थी कि तुमने पुलिस अफसर टेलर को तो कहीं नहीं देखा और मैं यही हवाला तुम्हें दे सकता हूं और तुम्हें बताऊं कि मैं यहाँ पारो रानी ही के काम से आया हूं। ये फाइलें मौजूद हैं। अगर तुम कुछ जानते हो तो ज़रूर समझ गए होगे। वो टिकटिकी बांधे मेरी तकरीर सुनता रहा और मैंने पिस्तौल उसके सामने से नहीं हटाया था। उसने फैसला करने में कुछ वक्त लिया और मैं इस दौरान में बिल्कुल खामोश रहा। चलो, उसने लर्जीदा आवाज़ में कहा। आगे बढ़कर उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। इधर उधर कोई नहीं था। वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे चलता रहा। मैंने सोचा था कि फ़ाइल उसके हवाले कर दूंगा, लेकिन फिर यह इरादा मुलतवी कर दिया। उसकी गाड़ी पोर्च में खड़ी थी। संतरी को मैं पहले ही मार चुका था। हम दोनों अगली नशस्त पर बैठ गए और सब्ज़े का एक बड़ा गोल दायरा काट कर गेट के नज़दीक हो गए। टेलर ने दूर से हारन बजाया और पिस्तौल की नाक उसके जिस्म से चुभी हुई थी। मैंने एहतियातन सर झुका लिया था। हारन की आवाज़ सुनकर और गाड़ी पहचान कर पहरेदारों ने दरवाज़ा खोल दिया। कर्नल हैरी का मेहमान वापस आ रहा था। यकीनन कोई अहम बात होगी। गेट पर मैं नशस्त के नीचे बैठ गया था। टेलर ने गाड़ी की रफ्तार भी माकूल रखी। हम इस जहन्नम से निकल आए और गाड़ी भून के रास्ते की जनब गामजन थी। अचानक टेलर को कुछ ख्याल आया। मगर क्या इस वक्त हमारा प्रकाश भून जाना मुनासिब होगा? बिल्कुल नामुनासिब होगा। और गाड़ी बाएं तरफ ले चलो। मुझे उसका पहले से ख्याल था और भून में जाना तुम्हारे लिए भी खतरे का बाइस है। मैं तो वापस चला जाऊंगा, मगर फिर तुम भून में कैसे दाखिल होगे? उसका हल मेरे पास है। और मैंने तेज़ी से कहा, चौराहे से निकलकर गाड़ी बड़ी हवेली के रास्ते पर डाल दो। वहाँ क्यों? उसने स्टीयरिंग घुमाकर कहा।
तुम मुझे लक्ष्मी मंदिर उतार दोगे? मैंने फसील से रस्सी लटका दी है। एक बार पहले भी मैं उस रास्ते से जा चुका हूँ। शायद ये ठीक नहीं होगा, वो तद्भुत से बोला। इसके सिवा कोई और रास्ता हो तो बताओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कुछ आगे जाकर उसने दरख्तों के अंधेरे में गाड़ी रोक ली और मैंने उसे स्टीयरिंग पर ठंडा कर दिया और गाड़ी से उतरकर फाइल सीने से चिपकाए अंधेरों में भूंड की तरह भागता रहा। रस्सी फसील से लटकी हुई थी और मैंने डोरी से फाइलें कमर में बांधी और चढ़ने लगा। नीचे उतरकर मैंने रस्सी खींच ली। फसील से विनश के महल का मुफ्त से रास्ता मैंने कोई 1.5 घंटे में तय किया। ज़रा दूर चलता था तो संतरी के बूटों की आवाज़ आ जाती, लेकिन ये जाने पहचाने रास्ते थे और यहाँ का दिल का वो आलम नहीं था जो फसील पर चढ़ने से पहले था। अकबी रास्ते से जब मैं मुलाकाती कमरे में दाखिल हुआ तो 4:30 बजे थे। विनेश की ख्वाबगाह बंद थी। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया, रस्सी आर्जी तौर पर छुपाई और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर राहदारी में देखा। राहदारी सो रही थी, आखिर शब की गहरी नींद। पारों का दरवाज़ा एक हल्की सी दस्तक पर खुल गया और वह कुर्सी पर उदास बैठी थी। मुझे देखते ही उसमें बिजली दौड़ गई और मैंने फाइलें उसके कदमों में फेंक दी और नढाल होकर उसकी आगोश में गिर पड़ा। पारो ने मुझे अपनी आगोश में प्योसित कर लिया। फाइलें उसके कदमों में पड़ी थीं, मगर उसने उन पर कोई तवज्जो नहीं दी। उसके नाजुक बदन में ना जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मेरा बोझल और बिखरा हुआ जिस्म उसने पूरी तरह समेट लिया। उसकी रेशम उंगलियां मेरे जिस्म पर वहशत से रक्स करने लगीं। मेरी सांस उखड़ी हुई थी। उसने अपनी प्योस्तगी और वराफ्तगी से उन्हें हमवार किया। रुमाल से मेरा चेहरा साफ किया, मेरे कपड़ों के गिर्द झाड़ी और मेरे बाजुओं, गालों और सीनों पर इतने बोसे सबूत किए कि उसके होंठों में ऐसा एजाज था कि मेरी दरमांदगी लम्हों में सरशारी में बदल गई। मैंने एक मुश्किल रात गुजारी थी। पारो के पास आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका वजूद मेरी आंखों का धोखा हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वापस आ गया हूँ और मेरी आंखें पारो का नज़ारा कर रही हैं। तुम कहाँ थे? उसने मुस्तरब होकर पूछा। उसने गालबन गौर नहीं किया था कि उन फाइलों में क्या रमत पहना है। मैंने फाइलें फरिश से उठाकर उसके जानों पर रख दी और ख़ुद उसके घुटनों से सर टिकाकर बैठ गया। ये क्या है? ये कैसे कागजात हैं? उसने गो मगो के आलम में पूछा, और तुम कहाँ से आ रहे हो? मेरे जवाब देने से पहले उसकी तेज़ निगाहों ने वो अलामतें पढ़ ली थी जो फाइलों पर मौजूद थी। उसकी आंखें सिकुड़ने और फैलने लगीं। उसने बेचैनी से अवराक उलटने शुरू कर दिए। मैं उसके चेहरे पर आते जाते रंग देखता रहा, कभी पीले, कभी नीले, कभी सुर्ख, कभी गुलाबी रंग। उसने दोबारा फाइलें उलट पलट कर देखी, फिर सफ़ों पर कुंदा लफ्ज़ अस्तराब से पढ़ने लगी और उसका मुँह खुला हुआ था और बेकरार पुतलियाँ किसी एक जगह नहीं ठहरती थीं। कुछ ऐसी दिलचस्प तहरीर होगी कि वह बार बार गुम हो जाती। उसकी निगाह जब किसी एक वर्क पर टिक जाती तो उसके होंठ थरथराने लगते, उसका बदन पारे की तरह मुतहरक होता और वह एक लम्हे के लिए मेरा चेहरा देखती। मैं अपने तासर छुपा लेता और वह फिर तड़पती मचलती हुई फाइलों की वर्क गर्दानी में मसरूफ़ हो जाती। ये तुम कहाँ से लाए? उसकी आवाज़ पर आशा तारी था। मोहन। और उसने सहमी हुई आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, मुझे बताओ वरना मैं पागल हो जाऊंगी। अब तुम इन्हें बंद कर दो, मैंने सुकून से कहा। मैं शांत महल से आ रहा हूँ। रात गुजर रही है और हमें जल्द से जल्द इन्हें कहीं छुपा देना होगा। शांत महल से। और वो खौफजदा आवाज़ में बोली, हाँ, मैंने फाइलें बंद करते हुए कहा। इसके सिवा कोई सूरत नहीं थी पारो। इन कागजात में तुम्हारे चेहरे की सुर्खी छुपी हुई थी। मगर कैसे? वो मुझे झंझोड़ने लगी। अब कैसे की बात छोड़ो, वहाँ अब कुछ बाकी नहीं है। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम कई दिनों से नहीं सोई। चंद कागजात मेरी जेब में भी हैं और मैं अपने मुख्तलिफ जेबों से कागजात निकाल कर उन्हें फ़ाइलों में रखने लगा। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। मोहन, मुझे समझाओ, वो फटी हुई आवाज़ में बोली। पारो। मैं शांत महल गया और वहाँ से नहीं उठा लाया। मैंने आहिस्तगी से कहा, देख लो, ये जाली नहीं है। तुम मुझे परेशान कर रहे हो मोहन। वो मेरे बाल खींचने लगी। वक्त बहुत कम है, सुबह करीब है, मैंने सरगोशी में कहा। हम सबसे पहले इन फाइलों के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करनी चाहिए। तफसील बताने के लिए मुझे वक्त ज़रूर मिलेगा। आने वाली सुबह बहुत ख़राब होगी और इससे पहले मुझे बताओ। और वह मेरे गिरबान से उलझ गई। और तुम वहाँ तक कैसे गए? किस तरह इन्हें ले आए? और मुझे इस वक्त तक चैन नसीब नहीं होगा मोहन जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं दोगे। उसका लहजा कपकपा रहा था। वो मेरे साथ फर्श पर बैठ गई। उसने मेरे हाथ सख्ती से पकड़ लिए। वो किसी छोटी बच्ची की तरह ज़िद कर रही थी।
पारो को क्या हो गया था। अपना तमाम वकार, अपनी तमाम शिकवा भूल गई थी और मैंने उसके हाथ चूम लिए। पारो की तसल्ली के लिए सब कुछ बताना ज़रूरी था। चुनाचा मैंने इख्तिसार से उसे इन नवार्द की दरियाफ़त की दास्तान सुनानी शुरू की। उसके सीनों का सिरो बम समुंदर की लहरों की तरह उठ रहा था और उसकी आंखों में बादल उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। मुझे उसके जमाल का ये पहलू बहुत सुहाना लगा। मैंने उसके बदन की लहरें अपने जिस्म के साहल में जज़ब कर ली। पारो के दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे उसको इत्दाल में लाने के लिए अपनी आगोश में बहुत देर तक कैद रखना पड़ा। इस अमल से मुझे भी यक गोना सकून हुआ और जब मैंने उसका चेहरा उठाकर देखा तो मुझसे देखा नहीं गया। उसके रुखसार शराबूर थे और मैंने उन्हें अपने लबों से खुश किया। उसे नमकीन मशरूब के चंद कतरों में ऐसी तासीर थी कि मेरी नसें फटने लगीं, जैसे मैंने पारो को घोल कर पी लिया हो। पारो ने मुझे थके हुए आदमी को अपने बदन का नमक पिला दिया। मुझे अपनी मेहनत का समर मिल गया पारो, और मैंने उसे चमकारते हुए कहा, ये शबनम तुम्हारे चेहरे से अच्छी नहीं लगती। ओह मोहन, और वो अपनी आंखें हथेलियों से मसलते हुए बोली, नहीं मोहन नहीं, ये तुमने क्या कर दिया। तुमने कुछ नहीं सोचा समझा और मेरे लिए इस कदर। अब उठो पारो, और मैंने उसे संभाल कर कहा, तुम्हारी ये मनमोहनी मूरत मुतालबे और शिकवे करने के लिए नहीं बनी है। मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। पारो, तुम रो रही हो, तुमने कुछ ख्याल नहीं किया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता। वो सिसक पड़ी। तमाम वक़्त तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने रहा। ओह मोहन, वो शहदाइयत से बोली, अब मैं तुमसे कोई शिकवा, कोई मुतालबा नहीं करूँगी। मुझे इससे ज़्यादा की तलब नहीं। तुम्हें किसी ने देख तो नहीं लिया? उसने सहम कर पूछा। बज़ाहिर नहीं, लेकिन दीवारें तो देखती हैं, हवा भी तो देखती है। हवा मेहरबान होगी, दीवारें गूंगी होती हैं। तुमने इन कागजात का मुताला किया, कैसे हैं? और मैंने घड़ी देखी, 4 बज रहे थे। बेहतर है कि हम इन्हें तलफ कर दें, मगर इन पर सरसरी नज़र डालने से मुझे इनमें रियासत के चंद और अहम नाम भी नज़र आए हैं। ये दस्तावेज़ें हमारे लिए आइंदा बहुत सूतमंद साबित होंगी। उनसे ज़रा अंग्रेज़ों के फ़िक्र का जायज़ा लेने का मौका भी मिलेगा। मगर तुमने इन्हें कैसे पढ़ लिया मोहन? वो किन अखियों से मुझे देखने लगी। बस जितना वक्त मिला था उसमें वरक उलट लिए और मुझे तस्दीक तो बहरहाल करनी थी कि मैं वही फ़ाइल लिए जा रहा हूँ जो हमें मतलूब है। इसलिए मैंने उन पर एक नज़र डाल लेना मुनासिब समझा। मेरा मतलब ये है कि उसकी आंखें रोशन हुई। तुम तो जाहल हो। ओ पारो, अब छोड़ो, मैंने कसमसा कर कहा, बस पढ़ लिया। और तुम कितने मुतमिन नज़र आते हो मोहन। क्या तुम्हें कुछ एहसास नहीं कि तुम क्या करके आए हो? वो लर्ज़ कर बोली, और सुबह का तस्वर बहुत हौलनाक है, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक नई सुबह होगी, एक सुहानी सुबह। जब तुम सोकर उठोगी तो अपनी रंगत बदली हुई पाओगी। तुम्हारी चाल में वही शाहानापन पैदा हो जाएगा जो तो सिर्फ तुम्हारा हिस्सा है। और फिर कल रात मैं तुम्हें देखने आऊँगा। और कल रात मैंने उसके रुखसार में उंगली कर दी और उसे गुदगुदी करने लगा। वो तड़प तड़प कर दोपहर दोहरी हो गई और गर्म बालों में मकई के दाने की तरह खिल उठी। चंद मिनट और गुजर गए और फिर पारो को तेज़ी से गुजरने वाले वक़्त का एहसास हो गया। इसलिए वो एक झटके के साथ मुझसे अलहदा हो गई। उसने जल्दी जल्दी फाइलें समेटी और हम दोनों बेड लैम्प की रोशनी में उन पर झुक गए। उसका बाजू मेरे गर्दन में हमायल था। इब्तदा के चंद ही अवराक से हमें अंदाज़ा हो गया कि इन फाइलों में राजेपुर के उमरा के मतलब और खंडरों में होने वाली वारदात के बारे में और दूसरे सियासी मसाइल पर मालूमात का कैसा अहम ख़जाना मदफून है। कर्नलों ने राजेपुर के मुख्तलिफ शख्सियतों से इंटरव्यूज़ लिए, सुराग रसी के अमले की रिपोर्टें तलब की और फिर उन पर और राजेपुर में पुलिस की कारकर्दगी पर अपने जुज़ियात अमीज़ और नुक्ता रस तबसरे किए थे। इतने मुख्तसर वक़्त में चंद ही अवराक का मुताला किया जा सकता था। पहली फ़ाइल के सिर्फ इब्तदाई हिस्से के गायर मुताले ने हमें खून का दौरान बढ़ा दिया था। पारो हैरत से बार बार मेरी सूरत देखती और मैं उसकी। पारो का ख्याल दुरुस्त था। खंडर में इसकी गोली से ज़ख्मी होने वाले अंग्रेज़ रोंगरट ने जिस लड़की का नक्शा खींचा था वो पारो से बहुत मिलता जुलता था। अगले सफ़ात भी यकीनन कुछ कम दिलचस्प और सनसनीखेज़ नहीं होंगे, मगर वक़्त कम था, इसलिए हमने फ़ाइल बंद कर दी। इस वक्त हमें कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आई। चुनाचा पारो ने एक चादर खींचकर तीनों फाइलें उसमें बांधी। अब मसला उन्हें किसी महफूज मकाम पर रखने का था। पारो की ख्वाहिश थी कि फ़ाइलें फिलफौर जला दी जाएं, मगर मैं उनका तफसीली जायज़ा लिए बगैर उन्हें तलफ़ कर देने के हक़ में नहीं था। हालांकि उन्हें तलफ़ ना करना यकीनन एक ख़तरनाक बात थी। मेरी नज़र में उनके लिए एक ही महफूज जगह थी और वो था वीना चंद्र की ख्वाबगाह से मुल्हिक
تاریخ تہ خانہ۔ تہ خانے کا راستہ بھون میں میرے اور وینس چندر کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ غالباً کچھ ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ جب پرکاش بھون کی اہم دستاویزیں ایک سربراہ سے دوسرے سربراہ کو منتقل ہوں تب اسے خوابگاہ کی کوکھ میں موجود تہ خانے کا راز معلوم ہو۔ اور میں نے کئی بار اس طویل و عریض قبر کی سیر کا ارادہ کیا تھا، لیکن مجھے اپنی ہی سیر سے فرصت نہیں ملی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تہ خانہ اس مسئلے کا بہترین حل تھا، مگر وینس چندر خوابگاہ میں آرام کر رہا تھا، اس لیے وہاں جانے اور فائلیں محفوظ کرنے کا سوال ہی خارج از بحث تھا۔ صبح ہوتے ہی جب انگریز حکام شانت محل میں داخل ہوں گے تو وہ کچھ دیر تو مرنے والوں کی صورتیں تکتے رہیں گے، پھر جب انہیں ہوش آئے گا تو وہ کاغذات کی تلاش شروع کر دیں گے۔ میں غیر ضروری کاغذات وہیں آتش دان میں جلا آیا تھا، اس لیے انہیں وہاں کام کی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوگی اور وہ بدحواس ہو جائیں گے۔ بدحواسی میں وہ انتہائی فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ غصے میں مارچ کرتے ہوئے پرکاش بھون بھی آ سکتے ہیں۔ نہ ان کے پاس عملے کی کمی ہے، نہ اس نفرت کی جو آدمی کی طاقت میں کئی گنا اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ 3 موٹی موٹی فائلیں ہیں، اگر جستجو صادق ہو تو ان کی بو دور ہی سے آدمی تک پہنچ سکتی ہے۔ گویا اب ہمیں ایک ہوا بند نظر بند جگہ کی ضرورت تھی۔ یہ فائلیں نہیں تھی بلکہ کسی مقتول کی لاش تھی، اور لاش کو زمین برو کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ اتنے بڑے پرکاش بھون میں جہاں ہر چیز چھپ جاتی، ان فائلوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی۔ پارو اپنی اوقات گاہ کے مختلف حصوں میں ان کی پردہ پوشی کے مشورے دے رہی تھی، مگر تھوڑی ہی دیر میں یہاں خدام اور باندیوں کی یلغار ہونے والی تھی۔ باغ میں کسی اونچے درخت کے اوپر یا خوابگاہ میں کسی قالین کے نیچے کوئی سمت ایسی نہیں تھی جہاں میری نظر نہ گئی ہو۔ صبح تیزی سے راجے پور کی طرف بڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی ہماری وحشت سوا ہوتی جا رہی تھی۔ میں پارو کے تنہا کمرے کے مختلف گوشے کھنگورتا پھر رہا تھا۔ آخر ایک جگہ جا کر میری نظر ٹک گئی۔ پارو کی کتابوں کی الماریوں میں بڑی بڑی جلدوں کی کتابیں بھی موجود تھیں۔ ان کی کنجی پارو ہی کے پاس رہتی تھی، اور میں نے وہ الماری کھلوا کر ایک موٹی جلد کی کتاب اٹھائی۔ ویسی کئی کتابیں جلد ساتھ ساتھ رکھی تھی۔ کتاب کا سائز فائل سے کچھ بڑا تھا، اور میں نے چھری سے اس کے صفحات اور جلد کا خول بہت احتیاط سے الگ کر دیا اور خول میں فائل رکھ کر غور سے دیکھا۔ وہ 2 فائلیں آسانی سے ایک خول میں سمٹ گئیں۔ پھر تیسری فائل کے لیے کتاب کی دوسری جلد اسی طرح اپنے صفحات سے علیحدہ کر دی گئی۔ دوسری جلد میں فائل سے باقی رہ جانے والی جگہ رسائل رکھ کر اسے متوازن کر دیا گیا۔ یہ دونوں جلدی جب الماری میں دوسری جلدوں کے ساتھ رکھی گئیں تو انہیں جیسی نظر آنے لگی۔ کوئی باریک بینی سے باریک بین شخص بھی جلدوں میں تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی باریک بین بھی میں تمیز نہیں کر سکتا تھا، اور کتاب کے پشتے پر سنہری حروف سے ہسٹری آف دی نیشن تحریر تھا۔ الماری بند کر کے میں نے چابی پارو کے حوالے کر دی، مگر پارو نے اسے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ الماری میں سانپ بند تھا، اور میری تلاشی لی جاتی ہے اور چابی میرے پاس سے برآمد ہوتی تو کسی کی بھی توجہ الماری کی جانب مبذول ہو جاتی، اس لیے میں نے چابی پارو ہی کے پاس رہنے دی۔ اب وہ 2 ضخیم کتابیں چھپانا مقصود تھا، جو اگر اپنی جلدوں سے علیحدہ ہو کر کسی کی نظر میں آ جاتی تو اپنی ہجرت کی داستان دہرا دیتی۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ کتابیں چھپانا اور فائل چھپانا ایک ہی جیسی اہمیت کا کام ہے۔ پارو کے ان کتابوں سے بڑی محبت تھی، اور اب انہیں جلانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ میں نے بہت غور کیا، مگر کچھ عقل میں نہیں آیا۔ رات نے سیاہی کا لباس بدل کر سرمئی لباس پہن لیا۔ پھر پارو ہی کے ذہن میں رسائل میں اس مسئلے کا حل آیا۔ اس نے دونوں کتابوں پر انگریزی رسالوں کے رنگین کور چڑھا دیے اور الماری کھول کر انہیں اس طرح تہہ خانے میں رکھا کہ کتاب کے صفحے صاف نظر آ جائیں۔ تلاشی لینے والے اس غرض سے نہیں ہوگی کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ ہاں، اگر انہیں الماری سے علیحدہ سٹور میں 2 چھتی پر یا کسی اور جگہ پھینک دیا جاتا تو ان کی علیحدگی سے سب کو شبہ ہوتا، مگر وہ تو پارو ہی کی الماری میں محفوظ تھی، بھون کے کسی اور فرد کی الماری میں نہیں۔ ضروری نہیں تھا کہ کرنلوں کی لاش دیکھ کر انگریز فوراً پرکاش بھون کی طرف بھاگیں۔ یہیں سے خفیہ دستاویزیں دریافت ہو سکتی ہیں۔ ان کے آنے میں وقت بھی لگ سکتا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ سرے سے نہ آئیں۔ ان میں کوئی نہ کوئی ایسا ذہین شخص ضرور ہوگا جو کھوجیوں کو یہ مشورہ دینے سے نہیں چکے گا کہ اب کاغذات کی بازیابی ایک خواب کی حیثیت رکھتی ہے۔ لے جانے والے نے ان کی راکھ مٹی میں ملا دی ہوگی۔ جو دیدہ دلیر شانت محل کے پہرے داروں کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر اندر گھس سکتا ہے، اس کی مستدی کے سبھی دل سے قائل ہوں گے۔
लेकिन अंग्रेज़ शुरफाए राजापुर को मज़ीद खौफजदा करने और अपना इश्तिआल का मुजाहरा करने के लिए इंतहाई इक़दामात करने से बाज नहीं आएंगे, वरना वो हाई कमान की कुर्सी नशीनों को क्या मुँह दिखाएंगे। बहरहाल अब कुछ भी हो, अलमारी दोबारा बंद कर दी गई और वो नादर मखूते उसके शीशों में कैद हो गए। मैंने पारो को बाहर जगह जायदा लेने का इशारा किया और वो मेरे पहलू में ढलके ढलके गिरी जा रही थी और ऐसा मालूम होता था जैसे उसने बहुत सारी शराब पी ली हो। वो बार बार मेरी उंगलियां दांतों से चबाने लगती और मैं रात को किसी वक्त आने की कोशिश करूंगा। मैंने उसे जगाते हुए कहा, और तुम वही लिबास पहनना, वही ऊदी साड़ी, और जिसमें तुम्हें देखकर मुझे अपने शायर ना होने का अफसोस होता है। थोड़ी देर और रुक जाओ, वो नशीली आवाज़ में बोली। जाओ बाहर देखो। और मैंने दरवाजे के करीब उसे अपने जिस्म से जुदा करते हुए कहा। पारो बेजारी से आगे बढ़ी। बाहर का रास्ता साफ था और मैंने कमरे से बाहर आने में एक लम्हे की देर नहीं की। विनश अभी तक सोया हुआ था और मैं हल्की सी चाप से चलता हुआ बराबर के कमरे में दाखिल हो गया। आंखें मूंदे हुए 2 पाली गुजरे होंगे कि मुझे विनश के ड्राइवर का ख्याल आ गया। कुछ देर बाद जब रियासत में खौफ व बहरात की लहर आएगी तो उसे अपनी अहमियत का एहसास होगा, और मैंने माकूल रकम देकर उसकी ज़ुबान रफू करने का इंतज़ाम कर दिया था। ताहम आदमी की नस्ल से था, घुट घुट कर ज़िंदगी बसर की थी। ये एक मौका नसीब जागने का था और बहक सकता था। उस खुश नसीब को दुनिया के आज़ार से फिल फौर निजात दिलाने का मौका भी नहीं था। वो मेरा मौसम था और उसकी आनत ना होती तो पारों के रुखसारों पर खदां छाई रहती। वो हम सब का मौसम था। उसे नापीद करने के ख्याल से दिल लर्ज जाता और नापीदी का कोई जवाब भी नहीं था। उसी दिन विनश के ड्राइवर का कत्ल, जिस दिन कर्नलों का सानहा हुआ, और उसी ड्राइवर का कत्ल जो विनश चंद्र को गुज़श्ता रात वारदात से चंद घंटे पहले शांत महल ले गया था। ये बात सोचने वालों को गौर फिक्र की पेचीदगियों में उलझा सकती थी। कर्नलों ने पूरे दिन मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की। आखिरी आदमी विनश था और गुज़श्ता कई वारदातों की तरह इस बार भी पुलिस और छावनी का रवैया मुख्तलिफ नहीं होगा। प्रकाश बूंद और बड़ी हवेली में अभी तक मसला पुलिस तैनात थी। छावनी में दोनों जागीरों के मुलाजम कैद थे। अलबत्ता पुलिस से वो मुलाजम आज़ाद करा लिए थे जिनका दामन साफ मालूम होता था, मगर उनकी जल्द इतनी दागदार कर दी गई थी कि वो किसी बुरे इरादे का ख्याल भी दिल में न ला सकें। दोनों जागीरों के बेशतर मुलाजम सलाखों के अंदर देसी और परदेसी आकाओं के बूटों की ठोकरों पर रखे हुए थे। अब गिरफ्तार करने को दरीदा बदन उधड़े हुए मुलाजम, बांदियाँ, कम उम्र और ज़्यादा उम्र के खुदाम ही रह गए थे, या फिर इमारतों के मालिक। विनश के ड्राइवर देवीलाल को उसके मर्तबे का ख्याल रखते हुए अजराह नवाजिश आज़ाद रहने दिया गया था। 5-6 ड्राइवर भून में और भी आज़ाद थे। अब उनकी भी बारी आ सकती थी। मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि जब हंटर खाल उधेड़ते हैं, कौड़े गोश्त में प्यूसत हो जाते हैं, ठोकरों से खून निकाला जाता है, सुइयों से जिस्म छलनी किया जाता है और रोशनी से आंखें चुंधियाई जाती हैं, तो आदमी का बातन किस शफाफी से उरियां होकर आता है। विनश का ख़ास ड्राइवर देवीलाल एक गरीब, छोटा मोटा, दरमियानी खसलत का आदमी था। ज़िंदगी ने उसे बड़ी मारें लगाई थीं, लेकिन ज़िंदगी की मार और हंटर की मार में फ़र्क होता है। मैं सनसनाता रहा कि उसके हवास कैसे मुअत्तल करूं, उसे कौन सा मशरूब पिलाऊं जिससे उसकी जिल्द पर अचानक चर्बी की तह जम जाए, उस पर कौन सा जादू करूं। कांधे पर कौवा बैठा काएँ काएँ कर रहा था और सर पर चींटियों ने सुराख बनाने शुरू कर दिए। 6 बजने वाले थे। अभी वक्त था, जल्द अज जल्द कोई फ़ैसला करना था। अंग्रेज़ अपने लायक एहतराम कर्नेलों की मौत का ऐलान करने से पहले बाहम मशावरत करेंगे। छावनी से मुअत्तल अफीसर इन कमांड कर्नल हार्डी को बुला लिया जाएगा और फिर महाराजा को बुलाया जाएगा। शांत महल फ़ौज के मुहासरे में ले लिया जाएगा। इन तमाम कामों में कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, या मुमकिन है इससे पहले ही कोई फ़र्द शनास संतरी चहलकदमी करता हुआ अंदरूनी इमारत में दाखिल हो जाए। जीने के नीचे छुपे हुए संतरी पर तो उसकी नज़र पड़ेगी नहीं, अलबत्ता निचले और बलाई हिस्से में संतरियों की गुमशुदगी उसके लिए तशवीश का सबब बन जाएगी। मेरे पास अब सिर्फ इतना वक्त था कि मैं जो फ़ैसला करूं, किसी झिझक के बगैर उस पर अमल पैरा हो जाऊं। मैं हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा और चादर ओढ़कर अकबी रास्ते से बाहर आ गया। मवेशी डकरा रहे थे, घोड़े हिनहना रहे थे, मेहमान खाने के मंदिर की घंटियां बज रही थीं और परिंदों के चहचहों से सुबह का आगाज़ हो रहा था। ऐसी नरम और खनक सुबह को मेरे सर पर दोपहर का सूरज खड़ा था।
भून में मौजूद मसला पुलिस का दस्ता एक पुरसकून रात गुजारने के बाद इधर उधर बिखरा हुआ था। कोई नल पर आशनान करने में मसरूफ़ था, कोई मसवाक से मसूड़े छील रहा था और कोई हलक में पानी डालकर खरखर रहा था। अंग्रेज़ सिपाही भून के मेहमान खाने में मुकीम थे। मेहमान खाने के इस हिस्से में जिसे धर्मशाला कहना ज़्यादा मुनासिब है, वहीं उनके कामोद्दैन की लज्जतों का इंतकाम होता था। मैं अपना जिस्म चुराता हुआ धीरे धीरे वीनस चंद्र के गिराज में दाखिल हुआ। आम दिनों की बात और थी, लेकिन अब सुबह सुबह भून से कोई सैर के लिए मोड़ पे बाहर नहीं निकलता था। ड्राइवर भी इन दिनों टूट टूट कर सो रहे थे। लंबे चौड़े गिराज पर सन्नाटा था और कई गाड़ियां खड़ी थीं। मैं दीवार के साथ रेंगता हुआ वीनस की खास गाड़ी के आखिरी हिस्से में पहुंच गया। इतनी सुबह किसी को खबर भी नहीं हुई। बर वक्त फैसले में यही होता है। गाड़ी लाग थी और मैंने गिराज से ताक पर रखा हुआ पाना आसानी से हासिल कर लिया और गाड़ी के अगले पहिए के करीब बैठकर उसके नट ढीले कर दिए। इतने ढीले के निकलते निकलते भी मील 2 मील गाड़ी खींच ली जाए। उस काम से फारग होकर मैंने चादर के एक रुख से हाथ साफ किए और दूसरे रुख से उसे ओढ़कर गैराज से बाहर आ गया। गैराज के करीब ही ड्राइवरों के क्वार्टर थे। इधर उधर देखकर मैंने देवीलाल के क्वार्टर पर दस्तक दी। अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर किसी औरत ने बच्चे को बुरा भला कहते हुए दस्तक देने वाले का नाम पूछा। मैंने बाहर ही से जवाब दिया, बड़े सरकार को जाना है, देवीलाल को फ़ौरन भेजो। कौन है? औरत ने पूछा ही था और मैं तेज़ी के साथ क्वार्टर से दूर हो गया और गैराज की पुश्त पर मंडलाने लगा। 5 मिनट बाद सर पे उल्टी सीधी पगड़ी रखे कोट के बटन लगाता हुआ देवीलाल अपने क्वार्टर से बरामद हुआ और तेज कदमों से गैराज की तरफ बढ़ने लगा। मैं उसे ध्यान में ही जा लिया। मोहन बाबू, उसने मुझे और मेरा हुलिया देखकर हैरत से कहा। वो पूछना चाहता होगा कि मैं रात कब वापस आया और मैंने उसे इसका मौका नहीं दिया। देवीराज कुमार ने तुझे एक काम सौंपा है, मैंने थकमाना लहजे में उसे मुखातब किया। चौक में डाकखाने के पास तुझे एक पिंडर जी महाराज मिलेंगे, हरिद्वार से आए हैं, उन्हें गाड़ी में लेकर तुरंत आ जाओ। ज़रा ध्यान रखना और उन्हें इज्जत से लाना, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। खुश हो गए तो बिगड़ी बन जाएगी। जा अब तेज़ी से जा, राजकुमार की गाड़ी लेता जा और वो तेरा इंतज़ार नहीं करेंगे। मोहन बाबू, वो स्पोर्ट ले जाता हूँ, सड़क से चिपक कर चलती है, पानी की तरह बहती है। स्पोर्ट में महाराज को लाएगा। बात कम कर और बड़ी गाड़ी में फुर्ती से जा। और सुन, इधर उधर मत रुकना। सदर दरवाजे पर कोई रोके तो कह देना, बड़े सरकार की तबीयत ठीक नहीं, पिंडर जी को लेने जा रहा हूँ। वैसे भी वीरेश बाबू की गाड़ी देखकर कोई दम नहीं मारेगा। अभी कितनी देर है? वो झिझक कर परेशानी से बोला। आधे घंटे के लगभग तुझे पिंडर जी के चौक में मिल जाएंगे। आधा घंटा। और उसने ज़हर लब दोहराया और मेरी सूरत देखने लगा। मैंने महसूस किया कि वह कुछ कहना चाहता है। क्या बात है देवी? कुछ नहीं मोहन बाबू, वह सर झुकाकर बोला। मैं चौक मिनट में 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाऊंगा। रात से छोटा बच्चा रो रहा है मोहन बाबू, सारी रात जगाया है बेकल ने। अगर वक़्त हो तो उसे मैं दवा की शीशी और पर्ची घर से ले आऊँ। उसने सहम कर इजाज़त तलब नज़रों से मुझे देखा। छोटा बच्चा बीमार है, मैंने तज़ब्ज़ब से कहा। हाँ मोहन बाबू, बस उधर गया, इधर आया। वीर जी की दुकान डाक खाने के पास ही है। सवेरे सवेरे स्नान करके बैठ जाते हैं। वक़्त मिला तो झटपट हाल कहकर आ जाऊंगा। वो दवा बन जाएगी और फिर किसी वक़्त जाकर ले आऊँगा। मेरी रगों में खून जमने लगा और मैंने देवीलाल का चेहरा देखा और मुतलजी नज़रों से जवाब का मुंतज़िर था। मेरे पसो पेश पर वो माज़रत ख़वाहाना लहजे में बोला, छोड़िए मोहन बाबू, दवा फिर ले आऊँगा, महाराज निकल ना जाएं। वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मेरे पैरों की जान निकल गई थी और मैं वहीं जम कर रह गया। कानों में चिंगारियाँ लपकने लगीं। देवीलाल आगे चला गया था और मैंने पलट कर देखा और ज़ोर से चिल्लाया, ठहर देवी ठहर। मेरी पुकार से देवीलाल के कदम रुक गए और वह तकरीबन भागता हुआ मेरे पास आया। जा देवी, घर जा। क्यों मोहन बाबू? उसने सरासिमगी से पूछा। बस जा, घर जा। और मैंने चिढ़कर कहा, क्या कोई गलती हो गई मोहन बाबू? मेरी कोई बात बुरी लग गई? ज़रूर मेरी ज़ुबान से कोई बुरी बात निकल गई है, मुझे माफ़ कर दो। महाराज को मैं ले आऊँगा, तू बच्चे को देख और वीर के पास जाने की बजाय भून के डॉक्टर को दिखा दे। वो गुमसम सा खड़ा रहा और मोहन बाबू महाराज, उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आप ज़रूर मुझसे नाराज़ होंगे। चल हट, अंदर घर में जा, बच्चा रो रहा है, ला चाबियाँ मुझे दे। मैं अपने होते हुए तुम्हें नहीं जाने दूँगा। देवी, मैंने सख्ती से कहा, जा घर जा और देख, एहतियात से रहना, खतरे है।
कम बोलना, अपनी ज़ुबान कटी हुई समझना। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर थपकी दी और चाबियां लेकर गैराज की तरफ आ गया। मैंने मुड़कर देखा और देवी उस जगह गंग खड़ा था। मेरे पलटने पर उसने क्वार्टर की तरफ मुँह कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता वापस जाने लगा। गैराज में दाखिल होकर मैंने गाड़ी के ढीले नट कस दिए और ख्वाब गाबे वापस आ गया। मैंने सोफे पर बैठकर अपनी जेबें टटोली। बाकी पिस्तौल तो मैंने रात ही ठिकाने से रख दिए थे, एक बाकी था। अब देवीलाल चाहे ज़रफ़ का सबूत दे या कम ज़रफ़ी का, फैसला करने के लिए मेरी जेब में अमूमन आग की गोलियां रहती थीं। एक खाइए और दुनिया भर की फ़िक्रों से निजात हासिल कर लीजिए। देवी वो शख्स था जिसने पंडितों और साधुओं को छावनी के दरवाजे पे मुझ पर वाराफ्ता होते देखा था। ज़ुबान खोलते हुए 10 बार सोचेगा ज़रूर, और ना भी सोचे तो मुझे अब कोई पेशमानी नहीं थी, कोई तासुफ नहीं था। मैं बहरहाल वीनस, चंद्र और पारो को मसाइब में मुब्तला करके नहीं जाऊंगा। उन्हें दूसरों से शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि मेरा फ़ैसला राजेपुर के हकाम नहीं करेंगे, मैं खुद करूंगा और चलते चलते उनकी नाआलूदगी की वसीयत करता जाऊंगा। ये सब कुछ मेरे दिमाग का खलल था और ये सब कुछ मुझे खुद मेरा हुक्म था। मैं खुद अपने हुक्म की तामील करता था। एहतियात के बावजूद गैराज में मेरे कपड़े ख़राब हो गए थे और मैंने गुस्ल खाने में जाकर अपने जिस्म पर नल खोल दिया। आदमी को नहाते रहना चाहिए, नामालूम आखिरी गुस्ल का मौका मिले या ना मिले। डाली मेरे कपड़े धो कर अब यहीं रख जाती थी और मैंने उन्हें तलाश किया। वो नहीं मिले तो पुराने कपड़े पहन लिए। जब मैं बाहर वापस आया तो वीनस चंद्र चाय पी रहा था। गोया मुझे नहाने में खासी देर लग गई थी। दिन पूरी तरह रोशन हो चुका था और मेरी आहट पर वीनस ने नज़रें उठाईं और उसके लबों पर एक लतीफ़ तबस्सुम फैल गया और उसके होंठ खिल उठे। रात तुम कहाँ थे? उसने दूसरी प्याली में चाय उंडेलते हुए नाराज़गी से कहा। मैं यहीं था और मैंने धीरे से जवाब दिया। मैंने तुम्हें तलाश कराया और डाली के पास भी आदमी भेजा। मालूम हुआ कि तुम कहीं नहीं हो। चाय पियो और कहाँ गायब हो गए थे? यहीं बून में ही था, मगर आपने किस किस से मुझे तलाश कराया? वो बेवकूफ़ मालती तुम्हें ढूंढती फिर रही थी। उसने मुझे कहाँ कहाँ देखा और मैंने तशवीश से पूछा, क्यों? उसने मेरे चेहरे का जायज़ा लिया। कोई परेशानी की बात? नहीं, कुछ नहीं। और मैंने पहलू बदल कर कहा, कोई बात ज़रूर है। और उसने चाय मेज़ पर रख दी। मुझे बताओ। कोई बात नहीं, मैं जब वापस आया तो आप सो रहे थे, मगर मैं तो बहुत देर से सोया था। मेरा ख्याल है कि रात के कोई 2 बजे। तुम्हारा इंतज़ार करते करते आँख लग गई। रात बिजली ने भी बड़ा परेशान किया, कमरों में हबस था। शायद 1 बजे के करीब बिजली आई होगी। मैं सोच रहा था कि इस अंधेरे ने तुम्हें बेकरार कर दिया होगा। रात थे कहाँ? बस अंधेरे में नाटक टोइयाँ मार रहा था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आज तो आपकी तबीयत कुछ शगुफ्ता मालूम होती है। दिल भी इस जबर का आदी हो जाएगा। मैंने उदासी से कहा, तुम कुछ उलझे हुए मालूम होते हो। क्या बात है मोहन? वो मेरे करीब खिसकते हुए बोला, और मैं बदतरीन खबर सुनने का मुंतज़िर हूँ। ज़रा सर बोझल है। मैंने चाय का घूंट लेकर अपना तासुर छुपाया। तुमने अब तक ये भी नहीं पूछा कि रात कर्नेलों से क्या गुफ्तगू हुई? हाँ, और मैंने इश्तियाक ज़ाहिर किया। अच्छी ही बात हुई होगी। खासे दिलचस्प, लाइक और महज़ब लोग हैं। और मैंने एक ठंडी सांस भरी। तो फिर जल्दी मर जाएंगे? क्या मतलब? वो चौंक कर बोला, अच्छे लोगों से ज़मीन हसद करती है। मैंने इस्तराब से कहा, अच्छे भी नहीं हैं। वो बेपरवाही से बोला, कहते थे कि अंग्रेज़ तो रियासत में अमन व सुकून का दौरा देखना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि यहाँ के लोग नई ज़िंदगी की तमाम लज्जतों से आशना हों, यहाँ एक मसाली माहौल कायम हो और अंग्रेज़ी सरकार की जे हो। और मैंने ज़हर खान से कहा, तुम्हारे तेवर तो इस वक्त बहुत इनकलाबी हैं। मुझे हंसी आ गई, एक जहरीली हंसी। और वो क्या कहते थे? उन्होंने मोहन, और वो राज़दाराना अंदाज में बोला, ऐसी मैंने खेद बातें की कि मुझे एक लम्हे को तो अपने आप पर शुबा होने लगा। वो कहते थे कि खंडर में होने वाली वारदात के मुजरम जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे और उनकी पुश्त पर जिन अनासर का हाथ है उन्हें भी वो माफ़ नहीं करेंगे, चाहे वो रियासत के बाअसर लोग ही क्यों ना हों। शायद इसकी नौबत ना आए। और मेरे मुंह से निकल गया और इन तीनों कर्नेलों के चेहरे मेरी नज़रों में घूम गए। आदमी भी विनेश बाबू, और मेरा लहजा ख्याल आफरी था। कैसे कैसे दावे करता है। आने वाले कल पर उसे किस कदर यकीन होता है, हालांकि ये कल पर मुनहसर है कि वो आए या ना आए। आज दुनिया के कितने लोगों के लिए कल नहीं आएगी। अंग्रेज़ आकाओं के लिए कल ज़रूर आएगी। मोहन बादशाह मर जाता है, बादशाह ज़िंदा हो जाता है। कर्नल जब ये कह रहे थे तो मैं उसे बरतानिया की ज़ुबान समझ रहा था।
फ़र्ज़ करो करनेलों के लिए कल नहीं आए, लेकिन अंग्रेज़ इक़्तिदार पर उन रूहानी मामलात का इतलाक़ नहीं होता। उसकी मशीनरी आदमी के जिस्म जैसी नहीं, उसके कुल पुर्ज़े खाल के अंदर बंद नहीं, सब नज़र आते हैं, और जो नज़र आता है वो इतना बड़ा और इतना चौड़ा है कि उसके फ़ना होने के लिए वक़्त चाहिए। बहरहाल वो आंखें भींच कर बोला, और ये एक फजूल बहस है। मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारे ख्वाब हैं। ये खुश फिक्री, खुश एतकादी है कि अंग्रेज़ का शायद कल तक ना रहें। मैंने तरवीद या तायद नहीं की। टेलीफोन की घंटी बजने में देर हो रही थी। मैं उसकी खुशी वक्ती ज़ाया नहीं करना चाहता था। कहीं इतने दिनों बाद वो दिल जमी से गुफ्तगू कर रहा था। सुरेश की मौत के बाद उसे चुप लग गई थी। ऐसा थका हुआ, ऐसा शिकस्ता था कि उसे मुखातब करते हुए डर लगता। विनेश बाबू, और मेरे जी में आ रहा है कि आपसे एक अजीब बात कहूँ। हर बात के लिए लाजम नहीं कि उसका कोई मंतकी जवाब हो। हम दिन में कितनी बेजवाब बातें कहते हैं। कहो प्रोफेसर, उसने दिलचस्पी से पूछा। मजाक नहीं, मेरा ख्याल है कि अब आप तैयार हो जाइए। ज़हनी तौर पर आपकी आमादगी ज़रूरी है। हो सकता है कि किसी वक्त भी सरकार की तरफ से आपकी तलबी हो जाए कि आइए, कुर्सी खाली है, तशरीफ़ लाइए, तार सजाइए और हुनर दिखाइए। वाकई वो ठट्ठा मार कर बोला, कभी कभी आदमी बहुत बेतुकी बातें करने लगता है। उस वक़्त तुम पर वही आलम तारी है, मगर ये बात ऐसी खिलाफ अकल तो नहीं। तुम्हारी तबीयत आज कुछ ख़राब मालूम होती है। मालूम होता है कि रात तुमने कहीं जागने में गुजारी है। वो अपने मोती जैसे दांतों की नुमाइश करते हुए बोला, देखिए ना। और मैंने झींक कर कहा, महाराजा रियासत के ये वगुर्गू हालात कब तक सहते रहेंगे, और अपने आकाओं को कब तक ये दिलासा देते रहेंगे कि बस कल की बात है, कल तक हालात काबू में आ जाएंगे। एक न एक दिन महाराजा के पास उधर तराशियों का ख़जाना ख़त्म हो जाएगा। उनके बाद राज्य भाले में कौन है? राजकुमारी कमल। काश रियासत की हुक्मरानी के कानून के इतलाक़ उन पर होता। फिर इधर आप हैं, ख़ानदान के सबसे बड़े बेटे, या बड़ी हवेली के कमर जगदीप बहादुर के सितारे अच्छे नहीं मालूम होते। आज रात रफ्तार बदल देंगे। दूसरी बात है, कोई नई बात करो, वह संजीदा हो गया। शायद मेरे बारे में तुमने राय बदल दी है, और ये बहुत सदमे की बात है मोहन। वो शिकायती लहजे में बोला, और ये सारा जंजाल मुझे नौटंकी लगता है। अगर तुम ये समझने लगे हो कि मेरी निगाहें राजमहल की जानब उठने लगी हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती है। उठनी चाहिए विनेश बाबू, ज़रूर उठनी चाहिए, मैंने मजबूत और बुलंद आवाज़ में कहा। यहाँ आपकी पसंद नापसंद का क्या सवाल है? सवाल इज्तमाई मफादात का है, इज्तमाई खुद गर्जी का है, ज़ाती खुद गर्जी का नहीं। आप एक आज़ाद और खुशहाल ज़िंदगी के ख्वाह हैं, मगर बेगैरत ज़िंदगी के नहीं। और मैंने आपसे पहले भी यही बात कही थी, और अब भी मुझे इस पर इसरार है। हम बखुद और इस ज़ालिम लोगों के सामने शिकस्त कबूल नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं। हमारे इख्तियार में ही है ही क्या? वो मायूसी से बोला। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं, सारा इख्तियार बड़ी सरकार को है, और ये बड़ी सरकार को कुत्तों की बड़ी पहचान है। वो किसी दिन भी बड़ी हवेली के फर्जंद अर्जमंद में यह खसूसियात दरियाफ़त कर सकती है, लेकिन वो शख्स उनके खोंटे से बंध गया तो लोगों का जीना हराम कर देगा। इतना भौंकेगा, इतना काटेगा कि लोग घरों से कदम निकालते हुए डरेंगे। समझ रहे हैं आप? हमें यह साबित करना होगा कि हमारी खसूसियात उसके सिवा हैं। मैं इस बात पर हर बार जोर देता हूँ विनेश बाबू, और मुझे हमेशा से अंदेशा रहता है कि कहीं आप घबरा ना जाएं, और कहीं आप प्रकाश बूंद में रहने वाले मकीनों पर अपनी ज़ात को तरजीह ना दे दें। आप पुकता ना जाएं, और आप तो बहुत जल्द उदास हो जाते हैं। मुझे एहसास था कि मैं कोई अनोखी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इस गुफ्तगू की आदत की ज़रूरत बार बार महसूस होती थी। रियासत के हालात से विनेश की बेनियाजी मुझे फ़िक्रों में मुब्तला कर देती थी। हर शख्स दुनिया को अपनी ज़ात के पैमाने से नापता, ऐसे में भी कर सकता था, और अब तो ऐसा करना बहुत आसान था। बन्नू बेगम और बख्तावर के कत्ल की धूल मेरे ज़हन से हट चुकी थी, मगर ये वक़्त रियासत से फ़रार होने का नहीं था। अलबत्ता रियासत के हालात मामूल पर आते ही मैं किसी भी सिमत निकल कर ज़मीन के किसी भी हिस्से पर अपना कब्ज़ा जमा कर और दीवारें खींच कर कपड़े उतार सकता था। मैं भी इस दुनिया का एक शख्स था जो ज़ात के हिसार में रहता है। बून में छोटे बड़े कदों की सादा और शरीर लोग मौजूद थे। बून के छत के नीचे बेशुमार मुलाजमों को सर छुपाने की जगह मिली हुई थी। मेरी ज़ात उन लोगों की शनासाई से आलूदा हो गई थी। विनेश चंद्र की उदासी भून की उदासी थी। वो इतना बरतता तो 36 टपकने लगती और ईंटें मकानों के सरों पर गिरने लगती।
विनिश का दरख्त अक्सर मुतज़लज़ल होने लगता था और मुझे अपनी नातवानी के बावजूद उसकी बुनियादों में पानी देने का मुश्किल काम करना पड़ता। मैंने ये गुफ्तगू विनिश से बेसबब नहीं की थी। थोड़ी देर में विनिश को उसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा होने वाला था। तासर खुद एक मंतक है, गैर मंतकी बात को भी लहजे का तासर मिल जाए तो वह दिल में उतर जाती है, बशर्ते कि उसका तलक इसी दुनिया से हो। आदमी वही ख्याल कबूल करता है जो उसके हवास और गिरदो पेश के हवाले से हो, और मैंने विनिश के सामने किसी मसाली रियासत का नज़रिया पेश नहीं किया था। प्रकाश बून की बात की थी, इसलिए मेरे लहजे से वह संजीदा हो गया और करब से बोला, तुम थका देते हो। वाकई मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ और ख़ुद परेशान होता हूँ। शायद तुम कोई अहम बात कहना चाहते हो जिसकी तहमीद के लिए तुम्हें इतनी बातें करनी पड़ी। अब वो बात कह डालो और मेरे मजाज की हमवारी ना हमवारी का ख्याल मत करो। वो फीकी मुस्कुराहट से बोला, मैंने तमाम बातें कह दी हैं, तुमने तो निसाब दोहराया है। अब आप खुद से गुफ्तगू कीजिए। और मैंने उसके पहलू से उठते हुए कहा, आइए उठिए चलते हैं। कहाँ? वो बेचैनी से बोला, आइए शारदा को देख कर आते हैं, उठिए। रात वो तुम्हें पूछ रही थी और तुम शाम को उसके पास नहीं गए। परेशान थी और उसकी हालत गैरत अंगेज तौर पर बेहतर हो रही है। मैंने उसे उठा लिया और इस वक्त ना जाने क्यों शारदा को देखने को जी चाह रहा था, और विनिश की हमरकाबी के बगैर मैं उसे करीब से नहीं देख सकता था। पता नहीं कि थोड़ी देर बाद क्या हो जाए, शारदा का चेहरा देखना नसीब हो या ना हो। जो हसरतें हैं वो तो पूरी तरह पूरी कर ली जाएं। और मैंने ड्राइवर देवी लाल को वापस कर दिया था। अब वो अपने कमरे में मौजूद था और उसके पास कान भी थे, ज़ुबान भी थी, और उसके घर में ज़िंदा चीज़ें बहुत कम थी। अब सब कुछ उसकी रज़ामंदी और नाराज़गी, हौसले और खौफ पर मुनहसर था। इसीलिए मैंने विनिश से तकरार की थी कि बाद में शायद ये बातें करने की फ़ुर्सत ना मिले। शारदा ने उदास मुस्कुराहट से हमारा इस्तकबाल किया। हमारे अंदर दाखिल होते ही बांदियाँ चली गईं। शारदा हमें अपनी ख्वाबगाह में ले गई। अब तो तुम घोड़सवारी भी कर सकती हो, विनिश ने गुफ्तगी से कहा। फिर तुमने मेरे वहाँ आने पर क्यों पाबंदी लगा रखी है? ये बांदियाँ क्यों मेरे सर पर ढेर कर रखी हैं? मैं यहाँ बंद रहते रहते उकता चुकी हूँ, मुझे बाहर निकालो। बाहर निकलने का सर्टिफिकेट मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा। विनिश ने उसके बिस्तर पर गिरते हुए उसका हाथ थाम लिया और शौकी से कहा, पहले इस कमरे में 40 बार इस दीवार से उस दीवार तक दौड़ कर दिखाओ, और 1 घंटे मुर्गा बनकर भी। और मैंने लुकमा दिया। वैसे तुमने रंग बहुत जमाया शारदा। शारदा के गालों पर लाली छा गई। उसने शर्मा कर सर झुका लिया। तुम इनकी हुक्मदुली करो, खूब खाओ, खूब चलो, और उनके कमरे में दिन में 100 बार आया करो। मुझे तुम पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही हो। और मैंने विनिश की मौजूदगी की परवाह नहीं की। नज़र की बात है, और मुझे तो ये लड़की बहुत बुरी लग रही है। चेहरा देखो, आंवला सा हुआ है, रंग देखो, धूप में जैसे जर्द पड़ गया है। विनिश ने शारदा को अपने सीने पर गिरा लिया और उसकी पेशानी का बोसा लिया। अब अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की, इतना सताया, तो बहुत ज़बरदस्त सज़ा मिलेगी। शारदा ने उसके सीने से लाकर आंखें मींच लीं। रात को तुम आना, वो सरगोशी में बोली, लेकिन मैंने सुन लिया कि वो क्या कह रहा है। वो क्या कह रहा था? मोहन बहुत उदास है और मुझे कुछ नहीं बताता। शायद तुम्हें बता दे, और भून में तुम ही वो पहले शख्स हो जिसने उसे कुछ बताया। मेरे ज़िक्र पर वह तलमलाई और अपने भाई के सीने से तड़प कर जुदा हो गई और हिमा लहजे में मुझसे बोली, क्यों मोहन, क्या बात है? चलो तुम किसी फ़िक्र करने की काबिल तो हुई। और मैंने विनिश के करीब बैठकर, अब तो आप उन्हें परवाना दे ही दीजिए। परवाना हम ऐसे थोड़ी देंगे, हम तो उस दिन पूरा भून सजाएंगे। राजेपुर में इतनी रोशनियाँ कभी ना जली होंगी। हम तो भून को फूलों से छुपा देंगे। दुनिया वाले देखा करेंगे कि यहाँ से वहाँ तक। विनिश ने हाथ फैलाकर कहा, हाथी ही हाथी होंगे। मगर वो कहते कहते खुद उदास हो गया। और हमारे दिल, हमारी बड़ी हसरतें हैं। मैं पूछना चाहता था कि वो कौन खुश नसीब होगा जो हाथी पर सवार होकर आएगा। फूलों की ये टोकरी, चांद का ये टुकड़ा, रेशम का ये लच्छा, मोतियों की ये लड़ी, कौन सिकंदर बख्त की बनाई हुई ये तस्वीर, ये शीश महल के उठा कर ले जाएगा? मगर मैंने ये नहीं पूछा। शारदा की आंखों में खून दमकने लगा और आंखों में शराब उमड़ आई। उसने निगाहों से मुझे देखा और मैं उससे निगाहें न मिला सका। विनिश आज प्रकाश बून का राह राजकुमार विनय चंद्र नहीं मालूम हो रहा था, और शारदा कोई तालीम याफ्ता लड़की नहीं लग रही थी। वो एक अल्लड़ लड़की बन गई थी जिससे उसके बदन पर खेत उगाए हों और उनके लहलहाते हुए पौधे हवा के ज़ोर से झुके जा रहे हों। मैं उन दोनों के दरमियान तन्हाई महसूस की। विनय शारदा से ख्वाब आगाही लहजे में अभी ये बातें कर ही रहा था कि मालती ने दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाई,
मेरा माथा ठनका और राजकुमार का ज़रूरी फ़ोन है। किसका फ़ोन है? विनिश ने नाराज़गी से पूछा। आइए चलकर देखते हैं। यही सुन लेता हूँ, मालती से कह दो कि वह यहाँ का नंबर दिलवा दे। नहीं, वही चलकर सुनते हैं, मैंने किसी कदर घबराहट से कहा। विनिश को मेरी मुस्तैदी पर ज़रूर हैरत हुई होगी, मगर मुझे हर हाल में उसे शारदा के पास से ले जाना था। चौंका मुझे फ़ोन के पैगाम का मतन मालूम था, इसलिए ये भी मालूम था कि शारदा पर उसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। विनिश ने जल्द ये बात समझ ली और हचकचाता हुआ मेरे साथ बाहर आ गया। चलते वक्त शारदा के लिए हाथ मिलाना भी मुझे याद रहा और वो मेरी खुश अखलाकी पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर रह गई और मैंने हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर उसका चेहरा आंखों में अजबर कर लिया। मुलाकाती कमरे में दाखिल होने से पहले विनिश के रस्मी सेक्रेटरी ने उसे इंस्पेक्टर का फ़ोन नंबर दिया और देर होने की वजह से सिलसिला मुंतक़िल कर दिया था। खन्ना मक्के नाम पर विनिश चंदर चौंका और अंदर आकर उसने फ़ौरन रिसीवर संभाल लिया और नंबर डायल करने लगा। खन्ना फ़ोन के पास ही बैठा था और मेरी नज़रें विनिश के चेहरे पर टिकी हुई थी। क्या? उसने अचानक उछल कर कहा और मेरी जानब घबरा कर देखा। नहीं, वो तेज़ी से बोला। किस वक्त?